तो आज तारीख है 7 जुलाई 2020 और आज से हम सी टेट 2020 के लिए बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश तैयारी स्टार्ट करेंगे। सप्ताह में आपको सी टेट के 7 स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेंगे और 2 स्पेशल वीडियोज अलग से मिलेंगे। सभी वीडियो सी टेट के पुराने पेपर और सी टेट के नए पैटर्न पर एनसीईआरटी की किताबों से बने मिलेंगे आपको। ठीक है, सी टेट स्पेशल टेस्ट सीरीज का यह पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यह स्पेशल टेस्ट सीरीज कराने का उद्देश्य आपको बता दूं। देखिए, आप वीडियो में प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, फिर सही आंसर सोच लीजिए कि कौन सा सही आंसर है। फिर देखिए कि टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए। मान लीजिए आपके 19 प्रश्न टोटल सही हुए, एक प्रश्न आपका गलत हुआ जो कि जीन पियाजे टॉपिक से था। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ है, यानी कि जीन पियाजे टॉपिक को मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी के 19 क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी तरीके से मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए 20 में से। ठीक, तो देख लीजिए वो 5 क्वेश्चन जो हैं किस टॉपिक के थे। फिर उन 5 टॉपिक को पढ़ लीजिए जिनके प्रश्न आपके गलत हुए थे, फिर वो टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आप सी टेट में 120-30 और अधिक से अधिक नंबर ला सकेंगे। तो बस यही उद्देश्य है मेरा ये स्पेशल टेस्ट सीरीज को कराने का। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। सिर्फ क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को भी सुनेंगे, व्याख्या को सुनेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे बिना टाइम गवाए, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारा वीडियो सी टेट 2020 के लिए। इसमें आसान प्रश्न, कठिन प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, पहला ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो देखिए, हमेशा मैं बताता हूँ कि किसी भी प्रश्न में वो आंसर सही नहीं होगा जिस ऑप्शन में बच्चे की गलती दी जाएगी। ठीक है, बच्चे को गलती नहीं देना, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम अभी चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बच्चे को गलती नहीं देना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तो ये जो प्राइवेट ट्यूशन वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्राइवेट ट्यूशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी बल नहीं देना। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है, इसको रोकते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो इस ऑप्शन में भी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे की गलती दी जा रही है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यानी कि व्यवस्था फेल हुई है, यही ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने अपना आंसर भी सोच लिया होगा। ठीक है, नोट करते चलिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत है वो टॉपिक जरूर नोट करिएगा, तभी उस टॉपिक को पढ़ के आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जो हमें आ रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो हमें नहीं आ रहा है उस पर ध्यान देना है। तो पहले का तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, पहले का सी। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो में कोई भी कमी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने पूछा था तो आप लोगों ने बताया था कि सर क्वेश्चन को ऐसे सेट करिए कि एक पेज पे स्क्रीनशॉट लेने में चारों ऑप्शन आ जाए, आंसर भी आ जाए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विभिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। आंसर तो आपको दिख गया होगा, बी सही है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो बौद्धिक विकास है इसको हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। हो सकता है बौद्धिक विकास आपने देखा हो तो आपको जीन पियाजे का नाम याद नहीं आया हो, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का नाम सुनते ही आपको जीन पियाजे का नाम दिख गया होगा। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 विभिन्न चरणों का पहचान किसके द्वारा किया गया था, जीन पियाजे। ठीक है, तो बौद्धिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने की बात की जा रही है, सबसे बेहतर तरीका पूछा जा रहा है। तो पहला, आसान व रुचिकर पाठ्य वस्तु अपनाकर। दूसरा ऑप्शन है अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ।
ठीक है, अधिगम समस्या की बात की जा रही है, तो अधिगम अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाकर। या सी, विषय से संबंधित रंगीन व महंगे, यहाँ देखिए महंगा वर्ड जब आ गया तो नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, सी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव टैग वर्ड का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं हर वीडियो में नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड को बता देता हूँ आपको, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरह से नेगेटिव टैग वर्ड पहचानना है। तो विषय से संबंधित रंगीन, रंगीन तो ठीक है, लेकिन जो महंगा आ गया नेगेटिव टैग वर्ड है, तो सी ऑप्शन कट गया। डी है कहानी सुनाने की विधि, तो यहाँ अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है, तो कहानी का कोई मतलब ही नहीं आया यहाँ पे। तो तीसरे के लिए बी ऑप्शन सही होगा कि जो अक्षमताएं हैं उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अगर आप अपनाएंगे तो कठिनाइयों को दूर करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका होगा, अधिगम कठिनाइयों को। ठीक है, तो तीसरे का बी सही है। अब आगे देखते हैं, तीसरे का बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सत्तावादी, अनुशासनवादी, सुविधादाता, अधिनायक की। ठीक है, तो चौथे का सही आंसर है सुविधादाता। एक शिक्षक एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुविधादाता के रूप में। प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 आप दे रहे हैं तो सुविधादाता हैं आप, एक शिक्षक के रूप में आप क्या हैं? सुविधादाता हैं। बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे उनके अधिगम में, ध्यान रखिएगा। चौथे का सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ तो यानी कि आपने एनसीएफ पढ़ा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आप एनसीएफ को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनसीएफ पढ़ लीजिएगा, उस पर वीडियोज़ मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एनसीएफ पे वीडियो भी मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। तो पाँचवा क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा, और देखिए इसमें जो भी टॉपिक शामिल किए गए हैं इन्हीं सारे टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सभी टॉपिक को इस वीडियो में शामिल किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने के लिए कहना। ये जो शिक्षक का अनुसरण शब्द है नेगेटिव टैग वर्ड है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। शिक्षक का अनुसरण नहीं करना है, ठीक है, यानी कि नकल करने की बात की जा रही है। ठीक है, कॉपी करने की, तो कॉपी करने पे बल नहीं देना है, तो कॉपी करना, नकल करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो ये जो सक्रिय भागीदारी वर्ड है पढ़ते ही लगा होगा, अच्छा फील आया होगा, पॉजिटिव सा। ठीक है, तो सक्रिय भागीदारी जो है यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति माने होता है अपनी बात को कहना। ठीक है, तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक, डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि आपको पता है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे तो छोटे बच्चे क्या करेंगे। प्रश्नों को आप वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ें, हमेशा सही आंसर निकलेगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं सर स्क्रीनशॉट मतलब ले लेते हैं हम, तो स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो भी क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। भले ही वो क्वेश्चन आपको लगे कि यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, नोट कर लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, आगे शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा। क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करेंगे आगे आप, तो हमेशा काम आएगा, इसलिए नोट कर लिया करिए। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई उसको दोबारा नहीं पढ़ता, मुझे खुद पता है, मैं खुद स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इधर उधर से, कोई भी अच्छी स्टडी मटेरियल मिलती है, बाद में उस पर कभी देखता भी नहीं हूँ ओपन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। ठीक है, बहुभाषी का अर्थ आप सभी को पता है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाए। ठीक है, बहुभाषी कक्षा होती है। इसे एक शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे एक शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, बाधा, ये तीनों नेगेटिव टैग वर्ड हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते संसाधन के रूप में। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। जब भी नेगेटिव टैग वर्ड आए तो आप समझ जाइए ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, और किस सिचुएशन में सही नहीं हो सकता, किस सिचुएशन में सही हो सकता है, उस पर एक वीडियो में बना के बता दूंगा,
लेकिन अभी तो आप इतना याद रखिए कि जब भी नेगेटिव टैग वर्ड आए और क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें से कौन सा होना चाहिए, कौन सा सही है, तो नेगेटिव टैग वर्ड वाला सही नहीं होगा। जब पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो नेगेटिव टैग वर्ड वाला सही होगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तो 6 का डी ऑप्शन सही होगा, बाकी सब सही नहीं होंगे, ठीक है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे एक शिक्षक के द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? सक्रियता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुसरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की नकल करना। तो देखिए आप नकल वर्ड आया, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर सही नहीं हो सकता, ठीक। याद करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, याद करना। सिर्फ सुनना, क्लास में छोटी कक्षाओं में बैठ के सिर्फ बच्चे शांति से सुने, यह आंसर सही नहीं होगा। छोटे बच्चे सक्रिय भागीदारी निभाएं, खुद बोलें, खुद क्वेश्चन करें, खुद शिक्षक से कुछ पूछें, यह इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया, चौथा ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक का अनुसरण करना, नकल करना, ये भी नेगेटिव है, ठीक। यानी कि बचा हमारा सी ऑप्शन, यही सही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है। तो सी टैग देखिए बहुत ही आसान होता है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिंदगी में आप कभी सी टेट से घबराएंगे नहीं। सी टेट में बिना तैयारी के भी आप 100 नंबर से ज़्यादा लेके आएंगे। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए है सी टेट, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे सी टेट के लिए, ठीक है। यूपी टेट वगैरह में तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रट के जाना पड़ता है, याद करके जाना पड़ता है क्वेश्चन को, लेकिन सी टेट में आपको बहुत कुछ याद नहीं करना होता। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिए, ठीक है। तो प्राथमिक हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें का सी सही है, नोट कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ नोट करते चलिए जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। 8वां, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान यहाँ इसकी लिखा हुआ है, वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, अनुकूलन, समीपस्थ विकास या फिर आत्मसातकरण। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें किसी थ्योरी की बात की जा रही है, किसी कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की को जरूर पढ़ लीजिए आप एक बार। तो इसका सही आंसर होगा पहला, समायोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, या सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, या फिर डी सभी। तो सही आंसर होगा सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। अगर बुद्धि टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर आपको पता रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो गया तो नोट कर लीजिए, बुद्धि यानी कि ये जो टॉपिक है आपको याद नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, तो इसको पढ़ना है आपको, ठीक है, बुद्धि वाला टॉपिक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो 9 का सी सही है। आगे देखते हैं 10वां। तो एक क्वेश्चन है, सामाजिकरण है, सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध है सामाजिकरण। या फिर बी ऑप्शन है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है सामाजिकरण। या फिर सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है सामाजिकरण। या फिर सामाजिकरण है आज के मानदंडों में अनुकूलन। यहाँ समाज होगा, माफ करिएगा, आज लिखा हुआ है, यहाँ होगा समाज के मानदंडों में अनुकूलन, ठीक है। क्या है समाजीकरण? तो समाजीकरण है समाज के मानदंडों में अनुकूलन करना, ठीक है, यही समाजीकरण होती है। डी ऑप्शन सही होगा। समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों में अनुकूलन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन,
प्रगतिशील शिक्षा, देखिए प्रगतिशील शिक्षा ये जो टॉपिक है इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन समुचित है, सही है, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा को ध्यान रखिएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ठीक है। अगला सी जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन थोड़ा सही है, ठीक है, इसको रोकते हैं। सी जिज्ञासु विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर, जिज्ञासा माफ करिएगा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होता है, इसका संवर्धन करना चाहिए। तो जो जिज्ञासा होता है विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होता है, यहाँ पे क्या है लिखा कि नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो डी और बी ऑप्शन में से एक सही होगा। तो बी क्यों नहीं सही होगा मैं बता दूं, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ठीक है। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, यह सही तरीका नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात हो रहा है और जॉन डीवी के बारे में बात हो रहा है कि जॉन डीवी के अनुसार कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी मनोवैज्ञानिक की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कौन सा आंसर सही हो सकता है, उस मतलब ध्यान मत दीजिएगा, उस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन सा चीज़ सही है वही सही आंसर होगा। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़े बगैर क्वेश्चन ठीक मत करिएगा, गोला मत भरिएगा। 11वें का डी सही है। अगला देखते हैं। और जब मैंने सी टेट की तैयारी की थी, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, हेल्प मिलेगा आप लोगों को काफ़ी। 2014 में पहली बार सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था मैंने, ठीक है। उस टाइम ना ही यूट्यूब पे कोई चैनल था, ठीक है, ना मेरा ना किसी और का, मेरा कैसे होगा, उस टाइम मैं खुद तैयारी कर रहा था, ठीक है। किसी का भी कोई चैनल नहीं था, एक कोई चैनल था, उस पर सिर्फ सी टेट का फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरते हैं उस पर वीडियो था, ठीक। मार्केट में भी बहुत अच्छी किताबें नहीं थी, अरिहंत वगैरह की आती थी, जिससे एक क्वेश्चन भी उस टाइम नहीं आता था। आजकल तो सारी किताबें अच्छी हो गई हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, अपने मोबाइल से या लैपटॉप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने डाउनलोड किया, ठीक, और उसमें टॉपिक नोट करता था। जैसे प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं नोट कर लिया कॉपी पे कि प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सिलेबस वगैरह का नॉलेज नहीं था इतना उस टाइम मेरे पास, ठीक है। तो सारे टॉपिक को नोट कर लिया मैंने कि इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। उन टॉपिक को इंटरनेट वगैरह से या बीएड की किताबों से पढ़ लेता था, ठीक। इस तरह से तैयारी किया। तो इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आकलन करके तैयारी करेंगे तभी आपका बेस्ट तैयारी होगा, ठीक। तो नोट करते चलिए ये चीज़ें। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा, मैस्लो, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैस्लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, मापा नहीं जा सकता, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास जो है वह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको मापा नहीं जा सकता, डी ऑप्शन सही होगा। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है मानव विकास, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो मानव विकास है वह कैसा है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 14 क्वेश्चन, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर जो है वह है बी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। ये सब परीक्षण हैं, ठीक है, जो भी हैं चारों। अगला देखिए 15, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये क्वेश्चन जब मैंने सीटेट पहली बार दिया था तो पूछा गया था। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बिने,
थॉमसन या फिर स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा, अल्फ्रेड बीने। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण इन्होंने ही किया था, अल्फ्रेड बीने। बी ऑप्शन सही होगा 15 का, 15 का बी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। और कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे थे, उसका आंसर सही नहीं हुआ, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वही मेरा उद्देश्य है एक क्वेश्चन कराने का। 16 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? पहला, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। बी ऑप्शन है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए। सी ऑप्शन है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाना है, अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह आज के मेरे उद्देश्य से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये जो मैं आपका टेस्ट सीरीज आपको करा रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है कि अपने आप का अवलोकन करने के लिए, दर्ज करने यानी कि नोट करने के लिए और सुधार करने के लिए। तो यही सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि हम उसको अवलोकन करते हैं, ठीक है, हमारी गलतियों की, हमारी कमियों को उसको दर्ज करते हैं, नोट करते हैं और उसको फिर सुधार करते हैं। ठीक है, तो 16 का सी सही है, डी ऑप्शन था शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। ठीक है, तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला देखिए 17, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्यधारण, आत्मसातकरण, समायोजन या फिर संगठन। तो इसका सही आंसर होगा आत्मसातकरण। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। और एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जो भी मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उनके थ्योरी को पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। ये जो आत्मसातकरण शब्द है किसके थ्योरी में है, किसके थ्योरी के अंतर्गत है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 17 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आत्मसातकरण शब्द किसके थ्योरी से संबंधित है। अगला देखते हैं 18, कोहलर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, कोहलर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रभावित होता है? व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। तो इसका सही आंसर है, कोहलर का थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड से प्रभावित होता है। 18 का सी सही है। अगला देखिए, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके 15 सही हुए, 12 सही हुए या 1-2 सही नहीं हुए। ठीक है, यह सुधार के लिए ही ये वीडियो है, तो अगर सही नहीं भी होते हैं 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सुधार करिए आप। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जब उनकी रुचि होती है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से या फिर अनुकरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? जब वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, 19 का सी सही होगा। और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ लेके आते रहें। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर किया करें आप, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा और क्या सुधार की ज़रूरत है। हमें खुद अपनी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। अपनी गलतियों को सुधारना मुझे खुद बहुत पसंद है। 20वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है? जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, युवावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, ठीक है, 2.5-3 साल तक का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 20 क्वेश्चन का जो 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, उसका सही आंसर है डी। ठीक, तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अगला टेस्ट सीरीज कल अपलोड किया जाएगा, डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी और 2 स्पेशल वीडियोज मिलेंगे। सप्ताह में 2 आपको स्पेशल वीडियोज मिलेंगे जो कि टेस्ट सीरीज के नहीं होंगे,
किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के होंगे जो आपके द्वारा कमेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक को CTET के लिए आपको पढ़ना है, संस्कृत वगैरह जो टॉपिक भी पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएगा उस पर आपको 2 स्पेशल वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो बस, थैंक यू।